हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप अप जीके में। तो बताइए आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है, और इस वीडियो को लाइक करिए ताकि आपके पास ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुँच सकें। सो थैंक यू। तो चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। Constitutional body. In India, a constitutional body is a body or institute established by the Constitution of India. यानी कि ये जो बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश करी जाती हैं। दे कैन बी क्रिएटेड और चेंज्ड बाय पासिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के द्वारा ही या तो इसे क्रिएट करा जाता है या चेंज करा जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ कैसी, जैसे कि यूपीएससी, एजीआई दैट इज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, ये सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ होती हैं। इनके बारे में आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। दे आर डिफाइंड अंडर द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इन सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। दीज बॉडीज़ आर एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश होता है, जैसे कि नीति आयोग। जी हाँ, नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दिस इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके बारे में हमारे संविधान में कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है। वैसे ही ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सीबीआई, ऐसी बहुत सारी हैं बॉडीज़ जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। देयर आर नो आर्टिकल्स फॉर दीज बॉडीज़, यानी कि इनके बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा। सबसे पहले हम देखेंगे यूपीएससी, दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इनके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। पेपर में सीधा आर्टिकल पूछा जाता है, टोटल मेंबर्स, टेन्योर, पार्ट, मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में सीधे यही पूछा जाता है। तो चलिए, आर्टिकल है इनके बारे में 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी के बारे में लिखा हुआ है। इसमें टोटल मेंबर्स होते हैं 9 to 11 इंक्लूडिंग चेयरमैन। इनके चेयरमैन को शामिल करने के बाद या 9 से लेकर 11 मेंबर्स तक होते हैं इसमें। इनका टेन्योर होता है या तो 6 साल या तो 65 ईयर्स ऑफ एज। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा, या तो 6 साल या तो 65 ईयर्स ऑफ एज। देखिए, अगर यूपीएससी के चेयरमैन 55 ईयर्स की एज में उन्होंने ज्वाइन करा है तो 6 साल बाद वो कितने के हो जाएंगे, 61 के। ठीक, तो वो अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट कर लेंगे 6 सालों का। लेकिन अगर उन्होंने जब ज्वाइन करा, अगर उनकी एज उस टाइम 63 थी, तो 2 साल बाद वो 65 के हो जाएंगे, यानी कि वो सिर्फ 2 साल ही काम कर पाएंगे। 65 एज होने पर उनको रिटायर लेना पड़ेगा। तो या तो वो 6 साल काम कर पाएंगे या तो 65 ईयर्स एज तक काम कर पाएंगे। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट नंबर 14 में बताया गया यूपीएससी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, एसपीएससी। अब ये है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बारे में भी सेम आर्टिकल है, आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323, सेम आर्टिकल। लेकिन यहाँ पे टेन्योर थोड़ा चेंज हो जाता है। टेन्योर 6 ईयर्स है लेकिन एज थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पे एज होती है 62 ईयर्स की एज। ठीक, या तो 6 साल का टेन्योर या 62 ईयर्स एज। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन। इनके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 280 में। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5th ईयर। हर 5 साल में इस फाइनेंस कमीशन को बनाया जाता है। इसमें टोटल मेंबर्स होते हैं 5, 1 जो चीफ होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। एट प्रेजेंट एन.के. सिंह इज़ द चेयरमैन हु वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यानी कि अभी हमारे भारत के फाइनेंस कमीशन है एन.के. सिंह, और हमेशा फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन का सिर्फ आप आर्टिकल याद रखिए। इनके बारे में लिखा गया है आर्टिकल नंबर 243I एंड 243Y। जी हाँ,
आपको ये आई और वाई ये दोनों याद रखना है, ठीक, क्योंकि पेपर में हमको आर्टिकल्स तो याद रहता है, लेकिन कभी कभी ये अल्फ़ाबेट्स भी पूछ लिए जाते हैं, वहाँ पे ABCD I E G F कुछ भी दे देंगे, लेकिन हम ये याद नहीं करते, तो आपको ये भी याद करना आर्टिकल 243I एंड 243Y। नेक्स्ट है AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये होते हैं हमारे भारत के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। इनके बारे में लिखा गया आर्टिकल 76 में, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं और AGI बनने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट का जज होना बहुत कंपलसरी है। प्रेजेंट में AGI है R वेंकट रमनी। पेपर में ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्रेजेंट में AGI कौन है, भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो वो हैं R वेंकट रमनी। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जैसे हमने देखा इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वैसे ही जो स्टेट लेवल पर होते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, उन्हें बोला जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इनके बारे में लिखा गया है आर्टिकल 165 में, और ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ही शुड बी द जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक, इनको हाई कोर्ट का जज होना कंपलसरी है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज होना कंपलसरी था और यहाँ पे हाई कोर्ट का जज होना कंपलसरी है, ठीक है। देखिए अदर लॉ ऑफिसर्स, इनके दूसरे और लॉ ऑफिसर्स भी होते हैं। देखिए पहले के कौन है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सिर्फ एक होते हैं, और फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये दो होते हैं। दे असिस्ट AGI देयर इज़ नो आर्टिकल फॉर देम इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये सिर्फ AGI को असिस्ट करते हैं, इनके बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा, ठीक, ना ही कोई आर्टिकल है इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सिर्फ AGI को असिस्ट करने के लिए बनाए गए हैं। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया दो होते हैं। नेक्स्ट है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन होती है, देखिए, ही कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम इन द कंट्री एट बोथ लेवल, दैट इज सेंटर एंड स्टेट लेवल, यानी कि कुल मिला के भारत का जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है वो ये कंट्रोल करते हैं। कौन, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट लेवल पर भी एंड सेंट्रल लेवल पर भी। इसलिए इनको कंसिडर्ड एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, ठीक, इसलिए इनको ऐसा कंसिडर करा जाता है, कंसिडर्ड एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। इनके लिए आर्टिकल है 148, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं और इनका टेन्योर भी वैसा ही होता है, या तो 6 ईयर्स या तो 65 ईयर्स की एज। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन, इनके लिए आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 324। टोटल मेंबर्स होते हैं 3, 1 + 2, यानी कि एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, और ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। इनका टेन्योर भी सेम है, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स एज। स्टेट इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल इनके बारे में है 243K एंड 243ZA। हेड होते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, इनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इनके बारे में लिखा गया है आर्टिकल नंबर 338। अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट के तहत ये कमीशन बना था शेड्यूल कास्ट का, तो वो अमेंडमेंट था 89 नंबर का, और कौन से एक्ट के द्वारा, तो बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। आर्टिकल, फिर से आर्टिकल लिस्ट ऑफ SC, अब ये देखिए यहाँ पे दो आर्टिकल दिए गए हैं, एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इनके बारे में जो लिखा गया है वो लिखा गया है आर्टिकल 338 में, लेकिन कौन कौन लोग शेड्यूल कास्ट में आएंगे उनकी एक लिस्ट है, ठीक, तो उस लिस्ट के बारे में लिखा गया है आर्टिकल नंबर 341 में। तो यहाँ पे दो आर्टिकल याद करने हैं, एक आर्टिकल 338 और एक आर्टिकल 341। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर ST, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स। देखिए यहाँ पे आर्टिकल है 338A, अमेंडमेंट इसका भी वही है जो शेड्यूल कास्ट के लिए था, डेट इज़ 89th अमेंडमेंट, और एक्ट भी सेम है, बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003।
शेड्यूल ट्राइब्स की जो लिस्ट है उसके बारे में जो आर्टिकल है वो 342 है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए आर्टिकल नंबर है 338B, अमेंडमेंट नंबर है 102 बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, और इनकी जो लिस्ट के लिए आर्टिकल है वो आर्टिकल है 342A। सो थैंक यू गाइस, आई होप आप सबको ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगी और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही बहुत मज़ेदार वीडियोज़ के साथ। पर तब तक के लिए बाय बाय।